हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर हमारा पहला है संविधान क्यों और कैसे। 2023-24 का जो आपका सीबीएसई के द्वारा नया सिलेबस लाया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो चैप्टर है कराने वाला हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और एक बार सिलेबस देख लीजिए, आपके टोटल यहाँ पे 10 चैप्टर हैं और इन 10 चैप्टर में से आज आपको मैं पहला चैप्टर कराने वाला हूँ, संविधान क्यों और कैसे। आपको यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्या स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज कर। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा क्लास 11 ESP नाम से, आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको फर्दर जो आगे की जो भी डिटेल होगी आपको मिल जाएगा, जैसे नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पूरा प्रोसीजर आपको वहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि संविधान जो है इससे क्या अभिप्राय है, यानी कि संविधान क्या होता है, संविधान से क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है, कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए डायरेक्ट मैं आपको बताने से पहले एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि संविधान जो होता है एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें नियम कायदे कानून होते हैं जिसके द्वारा किसी देश में शासन चलाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यानी संविधान ऐसे नियम कायदे कानूनों का दस्तावेज है जिसके द्वारा शासन चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए नियम कायदे कानून की जो ज़रूरत होती है वो हमें जीवन में हर क्षेत्र में होती है। अगर नियम कायदे कानून नहीं होंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपके स्कूल में क्या है, रूल्स होते हैं। ठीक है, नियम बने होते हैं। नियम क्या होते हैं, जैसे कि आपका एक स्कूल की एक फिक्स टाइमिंग होगी कि भाई आपको एक फिक्स टाइम पे रोज स्कूल जाना है, आपकी छुट्टी भी फिक्स टाइम पे होगी, आपके स्कूल में जो लंच होता है वो फिक्स टाइम पे होगा। ठीक है, आपकी एक यूनिफॉर्म होगी कि आपको ये यूनिफॉर्म पहन के जाना है, और स्कूल के कुछ रूल्स होंगे, उस रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तभी जब सभी उसको फॉलो करेंगे, उस रूल्स को फॉलो करेंगे, तभी स्कूल अच्छे से चलेगा। और ये रूल्स आपके टीचर के लिए भी होते हैं, उनको भी टाइम पे स्कूल आना पड़ेगा, टाइम पे उनको जाना पड़ेगा। ठीक है, जब सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा तभी जो स्कूल है वो अच्छे से चल पाएगा। ऐसे ही जैसे सड़कों पे अगर हम जाते हैं तो जो सड़क पे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हमें रेड लाइट के वक्त रुक जाना है, ग्रीन लाइट होने पे हमें चलना होता है। ठीक है, और अगर हमें जैसे कहीं मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं मोड़ रहे हैं, तो आपको इंडिकेटर वगैरह देना होता है। तो सड़कों के भी कुछ रूल्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, सड़क पे जो गाड़ियां हैं या जो लोग आ रहे जा रहे हैं वो आसानी से चल पाएंगे। तो वहाँ पे भी रूल्स की ज़रूरत होती है। ऐसे ही मंदिर में या आप गुरुद्वारे वगैरह में जाते हो तो वहाँ के भी अपने अलग रूल होते हैं। ठीक है, आप कहीं पे भी जाओगे किसी भी संस्था में, सभी जगह कुछ ना कुछ रूल होते हैं जो कि हमें मानने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जो हमें मानने पड़ते हैं, उसको हम मानते हैं, तभी क्या होता है वो व्यवस्था सही से चलती है। तो ऐसे ही आप सोच लीजिए कि जो देश होता है, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश को चलाने के लिए भी तो कुछ नियम कायदे कानून चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं नियम कायदे कानूनों को लिखित रूप में प्रोवाइड करा दिया जाता है एक दस्तावेज के रूप में, जिसको हम कहते हैं संविधान। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। संविधान दो तरह के होते हैं वैसे, एक लिखित भी होता है, एक अलिखित भी होता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश के अब में शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी इसके संबंधित नियम होते हैं, कायदे कानून इसमें लिखे होते हैं, विस्तृत जानकारी होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे जो सरकार होती है वो शासन चलाती है। उसमें सबके अधिकार पहले से बताए होते हैं कि भाई नागरिक के क्या अधिकार हैं, और जो शासन कर रहे हैं, जो सत्ता में है, सरकार के क्या अधिकार हैं, पुलिस के क्या अधिकार हैं। ठीक है, सब कुछ पहले से लिखित में होता है। संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप, अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए, जैसे संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा, सरकार की शक्तियाँ क्या होंगी, जनता के अधिकार क्या होंगे और उनके कर्तव्य, संस्थाएं कौन सी होंगी, सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से होंगे, उसके कार्य क्या होंगे, प्रशासन इत्यादि, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है हमें संविधान के जरिए। आई होप आपको संविधान तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए संविधान दो तरह के होते हैं, एक लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान होता है। लिखित में देखिए जैसे भारत का, अमेरिका का, फ्रांस, डेनमार्क, इन सब के पास लिखित संविधान है। ठीक है, अलिखित की बात करें तो जैसे ब्रिटेन का संविधान हो गया या इजराइल का हो गया, ये अलिखित संविधान कहलाता है। अब बात करते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, संविधान की हमें ज़रूरत क्यों है। आप ये सोचोगे ना कि ये जो रूल्स की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उसके तहत व्यवस्था सही चलती है। ठीक है, अगर वो नहीं होंगे तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो यहीं पे सीधा सीधा आपसे ये पूछा हुआ है कि बताइए हमें संविधान की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो बहुत आसान सा आंसर बनेगा, इसको समझ। तो सबसे पहले देखिए समाज में तालमेल बनाने के लिए।
अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ भारत का। भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है, यानी भारत एक विशाल देश है, ठीक है। भारत में क्या है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ पे अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग जातियों में बटे लोग रहते हैं। इनका रहन सहन अलग है, इनका कल्चर अलग है, ठीक है। इनका पहनावा खान पान अलग है, विचारधाराएं अलग हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो एक विविधता है। ऐसे में ठीक है, समाज के सामने संघर्ष की स्थिति हो जाती है। कई बार क्या होता है, इनके बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों को सही तरीके से चलाने के लिए, एक मतलब तालमेल बनाने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत होती है। अब संविधान क्या है, संविधान सभी के लिए एक जैसे कानून बनाता है, यानी सभी के लिए समान कानून। संविधान में कानून बना दिए जाएंगे कि भाई ऐसे रहना है, ये करना है, ये नहीं करना है, क्या अधिकार जनता के हैं, क्या अधिकार सरकार के हैं, सब कुछ संविधान में पहले से पता होता है। तो उसी को सभी फॉलो करते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हों, ठीक है, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो आम आदमी हो, सबको एक कानून के तहत ही चलना होता है। इसके तहत क्या होता है, देश में या व्यवस्था सही से चलेगी, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज में तालमेल बनाने के लिए हमको संविधान की जरूरत होती है। अब आगे देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अब वही एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा कि भाई अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग धर्मों में, जातियों में बटे हुए लोग हैं, ठीक है। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ क्रिमिनल भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं समाज के अंदर। तो ऐसे में समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सुचारू चलाने के लिए भी संविधान होना चाहिए, क्योंकि संविधान जो होगा, संविधान में जो नियम होंगे वो सभी को मानने होंगे, ठीक है। तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है। इसके बाद एक पॉइंट और आ जाता है आपका कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए, ठीक है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक संविधान चाहिए। एक संविधान जो होगा उसमें सारे नियम कायदे कानून पहले से स्पष्ट होंगे बिल्कुल, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो वो पुलिस के पास जा सकता है, फिर न्यायालय जा सकता है, सब कुछ पहले से लिखित में होता है। तो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए हमें एक संविधान चाहिए, ठीक है। संविधान में अच्छे कानून चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट भी आप बता सकते हो। फोर्थ देखिए, शासन व्यवस्था चलाने के लिए, ठीक है। अब किसी भी देश में शासन व्यवस्था चलानी है तो उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून चाहिए। अब भारत जैसे विशाल देश की अगर हम बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत विविधता वाला देश है। इतने बड़े देश में शासन चलाने के लिए एक अच्छी बेहतरीन कानून व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा कानून होना चाहिए, अच्छा संविधान होना चाहिए, ठीक है, तभी तो शासन चलेगा। तो शासन व्यवस्था चलाने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इन ये जो पॉइंट आपके सामने है, इसको दो दो लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो खुद से लिख के। और इसका लास्ट पॉइंट समझिए कि सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए। अब देखिए, सरकार भारत में क्या है, लोकतंत्र होता है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, यानी कि जिसको जनता चुनती है। सरकार के क्या होते हैं, अपने अधिकार होते हैं, सरकार के खुद के अधिकार होते हैं। तो सरकार जो है उन अधिकारों के अकॉर्डिंग ही काम करेगी जो उनको अधिकार मिले हुए हैं। सरकार संविधान का पालन करते हुए शासन करेगी। सरकार भी चाहे तो संविधान की अवहेलना नहीं कर सकती है, वरना सरकार पे भी क्या होगी, कानूनन कार्रवाई होती है। तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर दें, ऐसे प्रावधान भी उसमें मिलते हैं संविधान के अंदर। तो ये भी आप पॉइंट बता सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी आपको समझ में आएगा कि हमें संविधान क्यों चाहिए। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान का निर्माण, ठीक है। संविधान के निर्माण की बात करते हैं। तो जो भारतीय संविधान है, इसका जो निर्माण हुआ है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि हमारा देश जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था, और 1947 में हमारा देश जो था वो आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। जुलाई 1945 में क्या होता है, ब्रिटेन, क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटेन में नई लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। जब 1945 में ब्रिटेन में नई सरकार सत्ता में आती है तो फिर भारतीय संविधान सभा बनने का रास्ता खुल जाता है। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही ये तय हुआ था कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनानी होगी, ठीक है। कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि हमको क्या करना पड़ेगा, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनानी पड़ेगी। सब संविधान सभा का मतलब यहाँ पे क्या है, कई सारे लोग होंगे जो मिलकर भारत का संविधान बनाएंगे, ठीक है, पूरी एक सभा। आगे देखते हैं। अब संविधान जो सभा थी हमारी, जिसने हमारा संविधान बनाया था, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, संविधान सभा जो है उसकी कुल संख्या तय की गई 389, यानी कि 389। ये निर्धारित किया गया था कि संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या होगी वो 389 होगी, ठीक है, याद रखना है बिल्कुल।
इसके बाद देखो उसमें बताया गया कि 389 सदस्यों में से 289 जो 292 सदस्य जो हैं वो होंगे ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन, जो 11 प्रांत होते हैं वहां से होंगे। ठीक है, 292 कहाँ से हो गए, जो गवर्नर के अधीन होते थे 11 प्रांत उसमें से आते थे। 4 प्रतिनिधि कहे गए कि जो चीफ कमिश्नरी होती है, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान वगैरह जो था, यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, 4। इसके बाद जो 93 प्रतिनिधि होंगे वो जो हमारे देश में रियासतें होती थी यहाँ से रखे जाएंगे। तो ये तय हो गया था कि इतनी सदस्य संख्या होगी। तो अब याद रखें, आप देखो इसको जोड़ के आप देख सकते हैं, 389 आना चाहिए, 292 यहाँ पे 4 सदस्य थे और फिर 93 सदस्य थे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इन सबको जोड़ोगे तब आपको पता लगेगा यहाँ पे आना चाहिए 389, यानी कि इतने सदस्य थे। और ब्रिटिश प्रांत के हर प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया था। हर प्रांत की जनसंख्या को ध्यान में रख के वहां से सीटें तय की गई थी। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट तय की गई थी, यानी जहाँ पे 10 लाख लोग रहते हैं तो उन लोगों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करेगा संविधान सभा के अंदर। ठीक है, इस तरीके से प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय में बांट दिया गया था। जैसे कि देखिए, जनरल की भी सीट थी उसमें, जिसको सामान्य कहा जाता था, सिख की सीट थी और मुस्लिम की सीट थी। तो इस तरीके से क्या था, इसको बांटा हुआ था। ठीक है, अब समझिए आगे क्या होता है। जून 1947 में माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हो गया। अब क्या है भाई, ये बात हो गई थी कि 389 सदस्य होंगे संविधान सभा में। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे पढ़ ली थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा कुछ बदलाव होता है। कैसे होता है इसे समझिए। 1947 में ये तय हो जाता है कि देश का बंटवारा होगा, यानी भारत देश जो है 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक पाकिस्तान बना देंगे और एक भारत बन जाएगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, पाकिस्तान के सदस्य जो होते हैं वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, क्योंकि जो देश अलग, जो लोग मतलब अलग देश की मांग कर रहे थे, जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, पहले तो वो भी इस 389 में शामिल थे, लेकिन अब ये अलग हो गए हैं तो यहाँ से संख्या घट गई है। तो अब बाद में कितनी रह जाती है, घट के 299, यानी जो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे वो संविधान सभा से चले जाते हैं। मुस्लिम लीग वगैरह भी इसका बहिष्कार कर देती है, तो 299 सदस्य बचते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा का गठन इसमें समझिए, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, इसी दिन इसका उद्घाटन होता है और सुबह 11 बजे इसकी पहली बैठक होती है। ठीक है, याद रखना, मीटिंग की बात कर रहा हूँ, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक होती है वहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इनको एक अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है उस दिन के लिए, टेम्परेरी अध्यक्ष हैं ये, केवल उस दिन के लिए। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और यहाँ पे फिर अस्थायी अध्यक्ष को हटा के परमानेंट, यानी कि स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको स्थायी सदस्य बना दिया जाता है, उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, फिर तीसरी बैठक होती है इनकी 13 दिसंबर 1946 को। इसमें नेहरू जी क्या करते हैं, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव भी आपसे पूछा जाता है कई बार। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि हमारा संविधान कैसा बनेगा, संविधान के अंदर क्या चीजें होंगी, उसका पूरा एक रूपरेखा, उसका पूरा एक ब्लू प्रिंट, ठीक है, रूपरेखा बता दी जाती है कि हमारा संविधान जो होगा उसमें लोकतांत्रिक सरकार होगी, वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता होगी, अल्पसंख्यक वगैरह, ये जो भी हमें रखना था अपने संविधान में, उसकी पूरी रूपरेखा जो थी वो उद्देश्य प्रस्ताव में थी नेहरू के। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा जो है वो स्वीकार कर लेती है। ठीक है, उसको मान लेती है। तो इस तरीके से संविधान सभा का गठन था। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए पेपर में पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना है कि हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो था वो बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि हमने क्या पढ़ा था कि जब मुस्लिम लीग वगैरह चली गई थी तो सदस्य संख्या रह गई थी 299। ठीक है, लेकिन जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था तब हमारे सदस्य अब्सेंट थे कुछ, तो उस दिन 284 सदस्य, 200 यानी 284 सदस्य ही उपलब्ध थे, उन्होंने ही सिग्नेचर करे हैं फाइनल। ठीक है, जो संविधान बना है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन इस दिन इसको लागू नहीं किया गया पूर्ण रूप से, याद रखना। ठीक है, ये याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, लेकिन इसको पूरी तरीके से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। दोनों चीज़ों में अंतर है, दोनों को याद रखना है। बन के कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। ठीक है,
जो मूल संविधान था यानी जो हमारा ओरिजिनल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद यानी 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स में डिवाइड था यानी 22 भाग थे, और 8 इसमें क्या थे, शेड्यूल थे, अनुसूचियां थी। उस समय में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। बाद में क्या कर दिया गया, इन अनुसूचियों को बढ़ाकर इनकी संख्या 12 कर दी गई। भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लग गया था, और टोटल कितनी मीटिंग हुई थी, 166 यानी 166 टोटल यहाँ पे क्या हुई थी, मीटिंग्स हुई थी यानी बैठक हुई थी, ठीक है। और बाकी आपको बताया हुआ है कि भाई 26 नवंबर 1949 को बना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आप लिख लेना इन नोट्स को। आगे देखिए, भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसके बारे में बताइए। तो देखिए, हमारा जो संविधान है, ठीक है, वो उसमें अलग अलग देशों से प्रावधान ले रखे हैं, तो इसीलिए इसको उधार का थैला भी कहते हैं। तो देखिए समझते हैं, भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा जो है वो जो हमारा अंग्रेजों वाला कानून होता था, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये अंग्रेजों का कानून था, ठीक है, इसमें से लिया गया, यानी 75% तो अंग्रेजों वाला कानून ही है हमारे संविधान में। इसके बाद देखो, भारतीय संविधान में अन्य देशों से भी प्रावधान लिए गए, दूसरे देशों से भी चीजें ले रखी हैं, इसीलिए अलग अलग देशों से लेने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, भारत का जो संविधान है वो उधार का थैला कहलाता है। और देखो पेपर में क्वेश्चन आता है, ऐसे भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छा, ठीक है, यानी कि एक बकेट की तरह है जिसमें अलग अलग तरह के पुष्प समाहित हैं। और दूसरा है, भारतीय संविधान को उधार का थैला, जो उधार का टोकरा या उधार का थैला, इस तरीके से भी कहा जाता है, ठीक है, एक ही मतलब है इसका। आगे चलते हैं, अब समझते हैं भारतीय संविधान जो है उसमें अलग देशों से क्या क्या प्रावधान लिए गए, ठीक है। तो देखिए, ब्रिटिश संविधान है यानी ब्रिटेन का संविधान है, वहां से क्या लिया हुआ है ये समझिए। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो चुनाव होते हैं उसमें सर्वाधिक मत के आधार पे चुनाव में जीत का फैसला किया जाता है, यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया। फिर सरकार का जो संसदीय स्वरूप है, संसद वाली जो व्यवस्था है, ये कहाँ से ली गई है, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। कानून का शासन होगा, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी जो भूमिका होती है, ये भी कहाँ से है, ब्रिटेन से है। कानून निर्माण विधि, कानून बनाने का जो तरीका है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा फ्रांस के संविधान से भी कुछ चीज़ें ली गई है। फ्रांस से क्या लिया गया है, स्वतंत्रता। आप संविधान पढ़ोगे तो उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत है, ये फ्रांस से लिया गया है। तो किस देश से क्या लिया गया है ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं और देखिए, आयरलैंड का जो संविधान है, यहाँ से हमने लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम बोलते हैं डीपीएससी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमेरिका का संविधान। तो आप मौलिक अधिकार पढ़ते होंगे, तो मौलिक अधिकार जो है ये यूएसए से लिए गए यानी अमेरिका से। जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, ठीक है, ये भी कहाँ से मिली है, ये भी यूएसए से मिली हुई है। और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता और निष्पक्षता की भी बात की जाती है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका से संविधान में जो संशोधन होता है, जो उसको उसमें चेंजेस करना या कुछ बदलाव करना होता है, ठीक है, वो संशोधन की प्रक्रिया जो है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से ली। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। तो भारतीय संविधान की विशेषता जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा संविधान दुनिया में किसी देश का नहीं है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। भारत का संविधान ना तो बहुत ज़्यादा लचीला है और ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है, तो ये भी इसकी विशेषता हो गई, ठीक है। लचीला का मतलब इतना लचीला भी नहीं है कि आसानी से कोई उसमें बदलाव कर दे, और इतना कठोर भी नहीं है कि उसमें बदलाव ही ना किया जा सके, ठीक है, तो दोनों का मिश्रण है। दुनिया का सफलतम संविधान, देखिए दुनिया के सफलतम संविधान में भारत के संविधान का नाम आता है, क्योंकि संविधान को बने हुए 72 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक ये संविधान चल रहा है बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक है। इसमें बदलाव जरूर हुए हैं ज़रूरत के अनुसार, लेकिन फिर भी ये सफल है। बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जहाँ पे संविधान 2 बार 3 बार बदल दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में क्लियर बताए हुए हैं। मौलिक अधिकार यानी कि जनता को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हुए हैं वो क्लियर मेंशन है, और जनता के क्या मौलिक कर्तव्य होते हैं वो भी इसमें बताए हुए हैं। संसदीय शासन व्यवस्था है, हमारे यहाँ पे संसद है, उसके फिर लोकसभा, राज्यसभा, उसके जो सदन होते हैं उनके द्वारा कानून का निर्माण होता है, ये सब संसदीय व्यवस्था है, तो ये भी है। और एक बड़ी बात है हमारे संविधान की, इकहरी नागरिकता, ठीक है, यानी हमारे देश में सिंगल नागरिकता है। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप यूपी में रहते हो, ठीक है, तो आपकी जो नागरिकता होगी वो क्या होगी, इंडियन। चाहे आप केरल में रहते हो तो भी आपकी जो नागरिकता होगी वो क्या होगी, इंडियन, ठीक है।
आप इंडियन कहलाओगे। आप पूरे देश में किसी भी राज्य में रहते हो, आपकी एक ही नागरिकता होगी और वो होगी इंडियन। लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहाँ पे डबल नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका है, जो अदालत है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है। वो स्वतंत्र रूप से अपने फैसले जो है वो ले सकती है, ठीक है, उस पर कोई दबाव नहीं है। इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भी हमारे संविधान में क्लियर दिए हुए हैं। सार्वभौमिक मताधिकार की बात क्या रखी है, यानी कि हमारे देश में जो भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, ठीक है, वो वोट देने का अधिकारी हो जाता है, वो वोट दे सकता है, ठीक है, उसको वोट देने का पूरा अधिकार है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का यहाँ पे सम्मान किया जाएगा, ठीक है, ये बातें हैं। सामाजिक न्याय मिलेगा, संशोधन प्रणाली, हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, राष्ट्रीय एकता, तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान की विशेषताएं। इसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन। क्या मतलब है इसका, इसको समझते हैं। देखिए, संविधान के दर्शन से मतलब होता है कि संविधान की जो बुनियादी अवधारणाएं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि आपको हमारे संविधान में अधिकारों के बारे में चर्चा मिलेगी, नागरिकता के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बताया हुआ है, स्वतंत्रता, समानता, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे संविधान में है, यही इसका राजनीतिक दर्शन है, ठीक है। संविधान में शामिल आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता, ये सारे हमारे संविधान के दर्शन करवाते हैं, यानी हमारे संविधान में ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई है। इसके बाद है संविधान की प्रस्तावना। देखिए, संविधान क्या है, हमारा बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन अगर आप पूरे संविधान को केवल एक पेज में पढ़ना चाहें तो उसकी एक तरह से आप समरी समझ लो, प्रस्तावना को आप समरी के रूप में देख लो, तो हमें संविधान की प्रस्तावना पढ़नी पड़ेगी। संविधान की प्रस्तावना अगर आप पढ़ोगे तो आपको पूरे संविधान के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसे हमारे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, और इससे हमारा जो संविधान है, संविधान का जो दर्शन है, उसका सारांश यानी कि समरी के रूप में हमें पता लग जाता है। आप देखोगे कि आपकी जो बुक्स होती है, बुक्स के में एक पेज में संविधान का जो प्रस्तावना होती है वो दे रखी होती है, ठीक है, तो आप किताब में पढ़ोगे तो आपको एक पेज में सब कुछ दिख जाएगा। अब बात करेंगे संविधान की विशेषता और उपलब्धियां, तो इसमें वही पॉइंट आ जाएंगे जो अभी मैंने आपको बताए थे, जो विशेषता थोड़ी देर पहले बताई थी। राष्ट्रीय पहचान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अल्पसंख्यकों का अधिकारों का सम्मान किया जाता है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, सिंगल नागरिकता है, संसदीय शासन प्रणाली है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, सेम चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। ये उपलब्धियां भी पूछा जाए तो भी आपको यही पॉइंट लिखने हैं। अब बात करेंगे संविधान की आलोचना। अब देखिए, हमारा संविधान अच्छा तो है, लेकिन इसकी आलोचना भी होती है। तो आलोचना कैसे होती है, तो देखिए, दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है, यानी ये कहते हैं आलोचक कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा संविधान बनाने की क्या आवश्यकता थी। दूसरा क्या है कि इसमें पश्चिमी देशों से प्रावधान ज़्यादा लिए गए। आपने देखा था ना कि कनाडा से, अमेरिका से, रूस से, ठीक है, हर देश से आप देखोगे, ज़्यादातर आयरलैंड वगैरह से, साउथ अफ्रीका से प्रावधान लिए गए हैं। तो ये कहा जाता है कि एक तरह से ये विदेशी प्रावधानों पर टिका हुआ संविधान है, तो इसलिए भी इसका विरोध किया जाता है, इसकी आलोचना की जाती है। फिर संविधान के निर्माण के समय सभी समूह के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे, यानी संविधान जब बनाया जा रहा था तो सभी समूह के लोग वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, तो ये भी इसकी आलोचना की जाती है। राष्ट्रीय एकता की धारणा की बात करते हैं संविधान में, लेकिन वो केंद्रीकृत है, यानी केंद्र के से होकर ही गुजरती हैं चीज़ें। फिर क्या है कि सामाजिक आर्थिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में डाले हुए हैं, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में ये अधिकार वगैरह डाले हुए हैं, जबकि इनको किस में डालना था, मौलिक अधिकारों में डालना चाहिए था, मौलिक अधिकार वाले पार्ट में। तो ऐसे भी आलोचना करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि संविधान जो है भारत का, उसमें कुछ बहुत मुश्किल प्रावधान है जिसको केवल पढ़े लिखे लोग और वकील ही समझ सकते हैं, यानी वकीलों के लिए संविधान आसान है लेकिन आम जनता के लिए मुश्किल है, ऐसा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आलोचना की जाती है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन आता नहीं है पेपर में, लेकिन फिर भी आपको बता दिया है, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं संविधान का कार्य क्या है। तो देखिए, संविधान का सबसे पहला काम क्या है कि जो नियम है, आधारभूत जो नियम है, उसका एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए, यानी कि ऐसे नियम उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम तालमेल और विश्वास बना रहे, समाज के सदस्य उसको फॉलो करें और उनके बीच में संघर्ष ना हो, ठीक है, एक तालमेल बना रहे, ऐसा संविधान होना चाहिए। दूसरा काम क्या होना चाहिए संविधान का, कि समाज में फैसला लेने की जो शक्ति है वो किसके पास होगी, संविधान ये निर्धारित करता है, ठीक है। सरकार किस प्रकार से निर्मित होगी, सरकार कैसे चलेगी, सरकार के पास क्या अधिकार है, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, हमारा संविधान का काम है। तीसरा काम क्या है कि वह सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा निश्चित करे। ये ना हो, मतलब एक लिमिट हो कानूनों की, ऐसा ना हो कि ऐसे मतलब सरकार के हाथ में सारी पावर चली जाए, सरकार उसका कानूनों का उल्लंघन कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
उसकी लिमिट होनी चाहिए, ये बात कही गई है। और चौथा काम क्या है कि सरकार को ऐसे सामर्थ्य प्रदान करे संविधान जिससे वो जनता की इच्छाओं को पूरा कर पाए, जनता की भलाई के लिए काम कर सके, ठीक है, ऐसा संविधान होना चाहिए। संविधान को एक जीवंत दस्तावेज भी कहा जाता है, ये नया टॉपिक है इसमें जुड़ा हुआ है जो। तो क्यों कहा जाता है जीवंत दस्तावेज, ये समझिए। देखिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका संविधान टिक नहीं पाया। एग्जाम्पल मैं आपको एक ही देश का देता हूँ, नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जिसमें कई बार संविधान को बदला गया है, ठीक है, संविधान नहीं चल पाया। तो ऐसे संविधान को हम मृत संविधान के रूप में देख सकते हैं, यानी कि डेड हो गया, खत्म हो गया, फिर दोबारा बनाना पड़ा, फिर दोबारा खत्म हो गया, फिर दोबारा बनाना पड़ा, ऐसे चलता रहा। लेकिन भारत का संविधान जो है वो जीवंत है, यानी जीवित है, जब से बना हुआ है, 72 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, तब से लेके आज तक हमारा संविधान बदला नहीं गया, वही संविधान चलता आ रहा है, यानी जीवंत दस्तावेज है, गतिशील इसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज कहलाता है क्योंकि ये गतिशील है, यानी कि ये सही चलता आ रहा है, इसमें जब जरूरत पड़ी तो जरूरत के समय में इसमें बदलाव कर दिया, लेकिन संविधान में कभी कोई समस्या नहीं आई, ठीक है। तो भारत का संविधान जो है विश्व के सफलतम संविधान में गिना जाता है, दुनिया के जो सफल संविधान है उसमें भारत का नाम आता है। भारतीय संविधान को बने हुए 72 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और इस बीच में संविधान कई तनावों से गुजरा, कई बार ऐसे सिचुएशन आई जो कि लगा कि भाई दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी आज तक ये सफल रहा है बिल्कुल। और जब हमें ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ने पे इसमें परिवर्तन करे, इसमें संशोधन हुए, लेकिन फिर भी सारी जो चुनौतियां थी उसका मुकाबला जो है हमारे संविधान ने बिल्कुल सही तरीके से किया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है जीवित है, जीवंत है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जीवंतता है, क्यों? क्योंकि परिस्थितियों के अनुरूप इसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, आवश्यकता पड़ने में इसमें संशोधन हो जाता है, और समय के अनुसार इसको परिवर्तित और गतिशील परिवर्तित होता रहता है, गतिशील है, चलता आ रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं भारत का संविधान एक जीवन दस्तावेज है, ठीक है। दोनों एक ही बात है, तो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको जरा भी डाउट हो ना तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और जो मैंने आपको बताया आप इसको लिख लीजिए, आप लिखोगे इन नोट्स को तो आपको ज़्यादा याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको हमारी वेबसाइट, ये फ्री वेबसाइट है, गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करोगे तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें क्लास 11th में जाना और सब्जेक्ट में जाना, तो आपको वहाँ पे फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, आप सारे नोट्स वहाँ पे पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।